एनडीए का आने का जश्न मना रहे हैं या 5 सीटों का जश्न मना अरे भाई मजा आ गया, आपको याद होगा हमारा वर्ड तो मजा आ गया। बिहार की जनता फिर ने से मजा आ गया। फिर से मजा आ गया। बिहार की रहे हैं? जनता सवाल है आपसे, जी क्योंकि आपकी नजदीकियां काफी रही है शाहनवाज राणा के साथ। जी शाहनवाज राणा ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है और चर्चा ये है कि वो मीरापुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस तरीके से उपचुनाव में आप राजनीति में कोई किसी का ना तो रिश्तेदार होता, ना कोई चीजदार होता, ना कोई दोस्त होता, ना कोई अहबाब होता। राजनीति में सबके अपने फैसले होते हैं, राजनीति में सबके अपने डिसीजन होते हैं। बड़े भाई है शाहनवाज राणा, बेहतर है। और अगर मीरापुर पर वो चुनाव लड़ना चाहते तो वेलकम है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चचा लड़े थे हमारे सामने। अब अगर मान लिया शाहनवाज भाई मान लेना चाहेंगे तो कोई दिक्कत है मुझे, क्या उसमें? मैं तो अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूंगा। राणा उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे जिस तरीके से चुनाव में आंखों में आंखें डालकर और बेबाक वाणी के साथ चुनाव लड़े उपचुनाव। अरशद राणा की आंखों में ना तो बाल है और ना आंखें झुकती है। अरशद राणा आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है और अरशद राणा आंखों में आंखें डालकर चुनाव लड़ा था और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में भी इंशाअल्लाह ताला आंखों में आंखें डालकर अरशद राणा बेबाकी के साथ अपने लोगों के साथ एक साथ मंच पर खड़ा होकर वो चुनाव लड़ेगा इंशाअल्लाह उसी काबिलियत के साथ में जिस काबिलियत को देखकर मुझे मीरापुर की जनता ने प्यार दिया। और मीरापुर की जनता ने जो प्यार दिया आज मुझे पूरा देश उसी प्यार की नजर से देखता है, पूरा देश मुझे मोहब्बत करता है। कभी मैं लाइव आऊं तो देखना, अगर मैं आपसे ये कह दूं तो कम है कि पूरी दुनिया मेरे साथ जुड़ी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। जापान हो, अमेरिका हो, कहीं कहीं से आप देखते हो लाइव पे, सब लोग मुझे मोहब्बत देते हैं। वो मीरापुर की जनता का प्यार है। इंशाअल्लाह हमारी जो है, आप ये समझो कि कम से कम अब की बार ज्यादा नहीं तो 250 सीटें जीतेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन क्यों, क्या वो आपको क्या? लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने 200 पे जो है लड़ने का दावा किया है। ऐसा है, सुनो मेरी बात, आपको बताऊं, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 200 पर लड़ेंगे या 250 पर लड़ेंगे या 300 पर लड़ेंगे, लेकिन मेरी अपनी तमन्ना ये कि कम से कम 250 सीटों पर लड़ाया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो आदेश है वो सलाखों पर है, लेकिन मेरी अपनी जो मंशा है कि कम से कम 250 सीटों पर लड़े और फुल मेजोरिटी से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार। मैं हूं फरमान अब्बासी। आज मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर अरशद राणा के आवास पर, जो एमआईएम पार्टी से 2024 में उपचुनाव लड़ चुके हैं मीरापुर से। हमारे साथ मौजूद है, कई अहम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी छोटे भाई वरिष्ठ पत्रकार फरमान अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपने भाई को इस काबिल समझा कि अपने साथ इंटरव्यू पर बिठाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके दर्शकों का। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बिहार में जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो दावा कर रहा था कि हमारी सरकार बनने वाली है और एमआईएम पार्टी 6 सीटों की सिर्फ मांग कर रही थी, मात्र 6 सीटों की मांग कर रही थी। और अगर देखा जाए तो 6 सीटों पर एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर जीती भी। हालांकि दोबारा जब गिनती हुई तो एक आपका प्रत्याशी हरा दिया गया, 5 जो है विधायक बिहार के अंदर आए हैं, तो 6 सीटों की मांग की गई थी। इसके बावजूद भी जो है आपको 6 सीटें नहीं मिली है। जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर खेला करा है, यूपी की क्या तैयारी है? देखिए फरमान भाई, आपको पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि अब की बार हमारा मकसद यह था कि किसी भी तरह बिहार में भाजपा को हटाना है और बिहार के अंदर वह सरकार बनानी है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारे को बुलंद करेगी। हमने हजारों नहीं लाखों बार प्रयास किया कि किसी भी तरह इन ठगबंधन वालों की समझ में ये बात आ जाए कि बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जनता का संदेश था कि अब की बार आपको किसी ना किसी तरह गठबंधन में जाना है। अच्छा, विपक्ष का एक आरोप और है कि एमआईएम वाले जश्न मना रहे हैं जब से 5 सीट आई है। यार ये एनडीए का आने का जश्न मना रहे हैं या 5 सीटों का जश्न मना? अरे भाई मजा आ गया, आपको याद होगा हमारा वर्ड तो मजा आ गया। बिहार की जनता ने फिर से मजा आ गया। बिहार की जनता ने उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो ताकतें हमें अछूता मानती है, जो ताकतें हमें
एक तरीके से अपने घर की बखौती मानते हैं। जो ताकतें हमें घर की घरे नहीं मानते हैं, उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया बिहार की जनता ने। मीरापुर के चुनाव में, बिहार के चुनाव में सिर्फ एक फर्क रहा, एक डिफरेंट रहा कि मीरापुर की जो सीट है, हमारे चाहने वालों ने वोट बहुत देना चाहा, लेकिन वो पुलिस की जो बर्बरता थी उसके सामने वोट नहीं पड़ पाया मीरापुर चुनाव में। इस वजह से हम चुनाव में विफल रहे, लेकिन उस विफलता को भी हम अपनी सफलता मानते हैं, क्योंकि जो मीरापुर की जनता ने प्यार दिया था, उसी मीरापुर की डगर को फिर दिल्ली ने अपनाया। दिल्ली में हमें 40-40 हजार वोट मिला विधानसभा पर, और उसी विफलता को सफलता के रूप में बिहार की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया आपके सामने। बिहार की जनता ने कहा कि हमारे नेता को चरमपंथी बताने वालों तुम्हें ये बताएंगे तुम्हारी औकात क्या है। यूपी की बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर कई जो यूपी के बड़े मुस्लिम नेता हैं, विपक्षी समाजवादी के, कांग्रेस के, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन और अफजाल अंसारी, काफी जगह से जो है बड़े मुस्लिम नेता पहुंचे हैं। तो एमआईएम के लोगों का ये कहना है कि वो एमआईएम के प्रत्याशियों को हराने के लिए पहुंचे थे, तो अब हम उन्हें यूपी में हराएंगे। नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान है। देखिए मेरी बात सुनो, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो समझदार है, प्रदेश चला रहे हैं और उनके कहे हुए अल्फाजों की मीनिंग होती है। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह चुके हैं अब की बार कि जनवरी से इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की तैयारी पूर्ण तरीके से है। और इंशाअल्लाह मैं मानता हूं कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को बिहार के चुनाव के मुताबिक लड़ गए, तो इंशाअल्लाह यहां से उत्तर प्रदेश में से, मैं कह रहा हूं हमारे विधायक नहीं, हमारा मुख्यमंत्री होगा इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। और ये सिर्फ जागने की बात है। अरे यार बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई नलका किसका है? अरे भाई जाटों का है। अरे भाई साइकिल किसकी है? अरे भाई यादव की है। अरे भाई हाथी किसका है? अरे भाई दलित समाज का है। अरे भाई फला निशान किसका है? उसका है। अरे भाई कोई इस मुसलमान समाज को, जिसको अल्पसंख्यक कहना शुरू कर दिया, आज मुस्लिम कहना भी गवारा नहीं है इस देश में उन नेताओं को जिन नेताओं ने अपनी रहनुमाई, अपनी गद्दी, अपना शानसीन तख्त इन्हीं मुसलमानों के ऊपर चमकाने का काम किया है। आज इनका नाम भी लेना गवारा नहीं करते। आज इनको सौतेला मान रहे, नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, फरमान साहब आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी बेबाकी के साथ में आप लिखते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए, क्योंकि मेरा इंटरव्यू करने के लिए भी गुर्दा चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी खुलकर और बड़ी सूझबूझ के साथ में बात कहता हूं, क्योंकि मेरे सवाल होते हैं। मेरे सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप किसी नेताओं का नाम उत्तर प्रदेश में जोड़ रहे कि हम उनको हराने का काम करेंगे, हम उनको हराने का काम नहीं करेंगे, हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उस वक्त आप ये शब्द कहकर आवाज देते जब आपको राज्यसभा सांसद में भेजा गया था, जब आपको राज्यसभा दी गई थी। वो हमारे शायर साहब शायरी तक अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मंच पर जनता के बीच जाते हैं तो जनता के सवाल उनसे होते हैं। जहां एक तरफ आप कह रहे हैं इकरा हसन की बात हमारी बेटी की तरह है, चौधरी मनोवर हसन साहब बहुत अच्छे लीडर थे, अल्लाह उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं मैं, अल्लाह उनकी मगफिरत करे आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन इकरा हसन को शायद यह मालूम नहीं कि जब इकरा हसन पर टिप्पणियां हो रही थी तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सिपाही अरशद राणा उनके लिए खुलकर मैदान में था। और हमने कहा था कि बेटी कोई भी हो वह देश की बेटी है और बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। आपने देखा होगा, आपने अपने चैनल पर भी चलाया था, याद हो आपको। तो क्या इकरा हसन को इन देखना था कि वहां पर चुनाव कौन लड़ रहा है? तो यूपी के अंदर आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है कि एमआईएम पार्टी का किस पार्टी से गठबंधन होना चाहिए? अरे भाई अभी हमने तुम्हें बताया है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा यार। गठबंधन हमारा क्या मतलब है भाई गठबंधन का? गठबंधन में तो ये लोग ये कहेंगे कि हमें गठबंधन में ले लो। हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। आप मुझे ये बताओ, कांग्रेस किसके ऊपर राज कर रही है? मुसलमान के ऊपर राज कर रही है। बहन जी मायावती जी ने किसके ऊपर राज किया? मुसलमानों के ऊपर राज किया। अखिलेश यादव किसके ऊपर राज कर रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर राज कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह से लेके चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय और आगे उनके पुत्र साहब किसके ऊपर राज कर रहे हैं? लेकिन ओवैसी साहब को तो एजेंट बताया जाता है। अरे भाई एजेंट तो हम है और गठबंधन आरएलडी कर रही है भाजपा से।
जिस आरएलडी को मुसलमान खुल के वोट देता है, जिस आरएलडी को मुसलमान ने खुलकर सपोर्ट किया है, जिस आरएलडी के विधायकों को मुसलमान ने खुलकर जिताया, गठबंधन किसके साथ है? गठबंधन किसके साथ है? हमारे साथ गठबंधन है या इन लोगों के साथ गठबंधन है? भाजपा के साथ। और गठबंधन समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के अंदर साफ साफ कहा था कि मैं चाहता हूं कि अगली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कहा था ही नहीं कहा था? जी, रिकॉर्ड में बयान है। हाँ बिल्कुल कहा। आप बताइए, कहा या नहीं कहा? ये रिकॉर्ड में बयान है नहीं है? जी जी बिल्कुल। जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव संसद भवन के अंदर ये बात कह रहे हैं और एक तरफ उस तबके का वोट ले रहे हैं जिस तबके को डराकर, जिस तबके को एक तरीके से ऐसा डर खौफ पैदा कर दिया उसके अंदर कि मतलब हमें वोट करो। क्यों करे? अरे भाजपा को हराना है, समाजवादी को बचाना है। अरे समाजवादी की दरी बिछाते बिछाते ये मुसलमान तबाह और बर्बाद हो गए। 2027 में आप कौन सी सीट से दावेदार हैं? 2027 की सीट की बात बाद में करेंगे, पहले मुद्दों की बात करो फरमान भाई। मुद्दों की बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की भाषा चल रही है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब जो एक तरफा इस मुस्लिम समाज का वोट लेने का काम करते हैं, क्या आप बताइए किसी भी घर टूटने पर या किसी के भी परिवार को बर्बाद होने पर, क्या किसी को भी निहत्थे पर गोली चलने पर या किसी भी मामले में कितने भी नेताओं को बर्बाद करने पर या आजम खान साहब और उनकी औलाद को इस तरीके का प्रताड़ना करने पर क्या अखिलेश यादव का कोई बयान आया है? लेकिन उनका विपक्षी जो नेता है उनका कहना यह है कि जब सत्ता बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। अरे सत्ता पहले सत्ता बदलनी है। सत्ता बदलने का ठेका मुसलमानों ने ले रखा क्या? जी, ये जो बुलडोजर चल रहे हैं इन पे 100 एमएलए दे के भेजा है आपको, 37 सांसद का मतलब है आधा हिंदुस्तान। आपको इतनी मजबूती दे रखी है, और कौन सी सत्ता चाहिए आपको? वो कहते हैं कि अब फिलहाल जो एमआईएम पार्टी है वो भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। अगर सरकार बदलेगी, समाजवादी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी तो ये सारी चीजें बदल जाएगी, खुशहाली आएगी। अच्छा सपना है, खुशहाली पहले भी आई थी 2012 में। 2012 में किस दावे पर चुनाव हुआ था आपको याद है? शायद आपको याद नहीं, आपको याद दिला देता हूं। 2012 में मुसलमानों का बेवकूफ इसलिए ये बयान देकर और ये वादा कर कर बेवकूफ बनाया गया था कि 18% आरक्षण देंगे। कहीं 8% आरक्षण दिया, 18% तो बहुत दूर की बात, कहीं 0% आरक्षण मिला है मुस्लिम समाज को। अल्पसंख्यक में कितने कितने बिरादरियां, जात बिरादरी आती है, अल्पसंख्यक विभाग कहकर खत्म हो जाता है मामला। अरे भाई मुस्लिम समाज को क्या मिला? जिस मुसलमान समाज का, जिस मुस्लिम समाज का आप एक तरफा वोट लेकर जा रहे हैं, जिस मुस्लिम समाज के आमने सामने आप मुखालफत दूसरे दलों से करा रहे हो, उस मुस्लिम समाज के लिए आपने क्या उन्नति की बात करी? बताइए आप। और रहा सवाल, आपको बताते फरमान साहब कि जो हमें बीजेपी की बी टीम बताते उन्होंने सबक सीखा होगा मीरापुर चुनाव में। जब मीरापुर चुनाव मेरा चल रहा था तो मेरे बेटे के साथ में क्या हुआ था, नाबालिग बच्चे के साथ क्या हुआ था। अगर बीजेपी से हमारा मामला होता तो 6ठी सीट बीजेपी वाले ने किस तरह हराई हमें, 3-3 बार रिकॉर्डिंग करा के। 5 विधायक ने, हमारे 6 विधायक जीते बिहार में। बीजेपी को डर ही हमसे है, क्योंकि आंखों में आंखें डालकर हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के अंदर सवाल पूछते हैं, चाहे वो वक्फ का मैटर हो, चाहे वो हिजाब का मैटर हो, चाहे वो कॉलेज का मैटर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मैटर हो। अगर किसी भी मैटर पर कोई आवाज इस देश के अंदर बुलंद हो रही है, संसद के अंदर बुलंद हो रही है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है। किसी की जुबान की चुप्पी टूट रही है? नहीं टूट रही है। वो कहते हैं कि संसद में चिल्लाने से या सवाल पूछने से मुस्लिमों पर जुल्म जाती खत्म नहीं हो गई। अरे सवाल पूछने से बस सवाल, बुलडोजर चलने बंद नहीं हो गए। अरे तो कमाल की बात है। अरे भाई हम सवाल पूछे, हम आज मेजोरिटी में नहीं है, कम से कम अपनी बात को रख तो रहे हैं। अगर आज हम अकेले हैं, हम तना है, हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इम्तियाज जलील को इन लोगों ने जाकर महाराष्ट्र में इसलिए हराने का काम किया कि एक नेता नहीं 2 नेता संसद में बैठते थे और 2 की वजह से दोनों का वजूद बढ़ जाता था। वो 2 इन पर 11 हो रहे थे और 11,000 का काम कर रहे थे। फरमान साहब आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में 2027 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बनेगी। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, जाओ गली गली सर्वे करके मीरापुर विधानसभा में कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए लोगों की क्या पुकार है। अच्छा, उपचुनाव आप लड़े, अच्छा चुनाव लड़े, बढ़िया वोट मिली जी।
तो फिर से क्या तैयारी है मीरापुर विधानसभा से? इंशाल्लाह मीरापुर विधानसभा से मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मेरे नेता शौकत साहब और पश्चिम के अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब ने मुझे साफ दिशा निर्देशित किया हुआ है कि मीरापुर आपको चुनाव लड़ना है, और मीरापुर चुनाव के लिए मैं मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहा हूं। जिस दिन से मेरा चुनाव हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मीरापुर सीट को मैंने एक दिन नहीं छोड़ा। अल्लाह का शुक्र है, मेरा तालमेल मीरापुर विधानसभा के जो वोटर हैं उनसे बिल्कुल एक परिवार, एक फैमिली का है, और इंशाल्लाह मीरापुर विधानसभा बड़ी मजबूती के साथ में जीत दर्ज कराएंगे 2027 में, और इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का परचम लहराएंगे। एक अहम सवाल है आपसे, क्योंकि आपकी नजदीकियां काफी रही है शाहनवाज राणा के साथ। जी, शाहनवाज राणा ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है और चर्चा ये है कि वो मीरापुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस तरीके से उपचुनाव में आप राजनीति में कोई किसी का ना तो रिश्तेदार होता, ना कोई अजीजदार होता, ना कोई दोस्त होता, ना कोई अहबाब होता। राजनीति में सबके अपने फैसले होते हैं, राजनीति में सबके अपने डिसीजन होते हैं। बड़े भाई है शाहनवाज राणा, बेहतर है, और अगर मीरापुर पर वो चुनाव लड़ना चाहते तो वेलकम है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चचा लड़े थे हमारे सामने। अब अगर मान लिया शाहनवाज भाई मान लड़ना चाहेंगे तो कोई दिक्कत है, मुझे क्या उसमें। मैं तो अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव राणा उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे जिस तरीके से चुनाव में आंखों में आंखें डालकर और बेबाक वाणी के साथ चुनाव लड़े उपचुनाव। अरशद राणा की आंखों में ना तो बाल है और ना आंखें झुकती है। अरशद राणा आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, और अरशद राणा आंखों में आंखें डालकर चुनाव लड़ा था, और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में भी इंशाअल्लाह ताला आंखों में आंखें डालकर अरशद राणा बेबाकी के साथ अपने लोगों के साथ एक साथ मंच पर खड़ा होकर वो चुनाव लड़ेगा इंशाअल्लाह उसी काबिलियत के साथ में जिस काबिलियत को देखकर मुझे मीरापुर की जनता ने प्यार दिया, और मीरापुर की जनता ने जो प्यार दिया आज मुझे पूरा देश उसी प्यार की नजर से देखता है, पूरा देश मुझे मोहब्बत करता है। कभी मैं लाइव आऊं तो देखना, अगर मैं आपसे ये कह दूं तो कम है कि पूरी दुनिया मेरे साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, जापान हो, अमेरिका हो, कहीं कहीं से आप देखते हो लाइव पे, सब लोग मुझे मोहब्बत देते हैं। वो मीरापुर की जनता का प्यार है, और इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में बता देंगे कि आखिर जीत सच्चाई की होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, जिस तरीके से आप मीरापुर से दावेदारी कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी और MIM का अगर गठबंधन होता है तो मजबूत प्रत्याशी कौन होगा? क्या आपकी दावेदारी मजबूत होगी या आजाद समाज पार्टी? देखिए, आपको हम बताएं जी कि हम अपनी पार्टी के सिपाही हैं, और हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमसे हमेशा एक ही बात कही जब भी मुलाकात हुई कि आप मीरापुर चुनाव लड़ोगे। हमारे सदर उत्तर प्रदेश के जो हरी शौकत साहब है, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि आप इधर उधर के बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो, अपनी मीरापुर विधानसभा की तैयारी करो। हमारे मेहताब भाई है, वो भी यही बात कहते हैं, जबकि आपको पता है कि मैं हमेशा अपनी मीरापुर विधानसभा पे रात दिन काम कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव पूर्व में हुआ मीरापुर का, आपने देखा कि मेरे पास कोई प्लस और बेस वोट नहीं था, जबकि आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था मेरे सामने, मेरा भाई, मेरा दोस्त, उसके पास में लगभग 40 से 50 हजार दलित समाज बैंक वोट था। 40-50 हजार बैंक वोट होने के बाद में वोट कितना मिला? आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट कितना मिला? आप तालमेल तो मिलाइए। मैं जो 22,000 वोट लेकर गया हूं, ये वोट तो मेरा वो वोट है जो बिल्कुल एक तरफा वोट था। मेरे पास कोई इधर उधर का प्लस वोट तो नहीं था। मेरे पास तो वो तो 60,000 प्लस पे चुनाव लड़ रहे थे। आप मेरा चुनाव देखिए कि मैं चुनाव अपनी अकेली वोट पर लड़ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस चुनाव में भी लगभग मुझे सर समाज के लोगों ने चाहे कम वोट दिया है, लेकिन मुझे वोट मिला है, सब लोगों की मोहब्बत मिली है। और अब की बार इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हर समाज में बहुत ज्यादा तादाद में पैदा हो चुके हैं, क्योंकि सब रणनीति और राजनीति समझ चुके हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक लीडर ऐसा है वाहिद जो सच्चाई की और हक की आवाज बुलंद करता है। बीजेपी ने देश में एक जिंदा पैदा कर दिया, जहां भी जाता है बीजेपी की सरकार बनवा देता है। बिहार में गए तो NDA की सरकार बनवा दी। ये मेरे बोल नहीं है, ये एक आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता के बोल है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस आजाद समाज पार्टी के उस पदाधिकारी को बताना चाहता हूं कि मेरे नेता की तुलना जिन्ना से करने वाले, शायद आपको यह मालूम नहीं है कि मेरे नेता की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपने उस जिन्ना से तुलना की जिस जिन्ना ने
इस देश को बंटवारे की तरफ ले गया। जिस तरह नेहरू जी के और जिन्ना के जमाने में इस देश का बंटवारा हुआ, तो क्या आपकी मानसिकता यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप बंटवारे की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं? इस देश में जोड़ की बात करो, तोड़ की बात मत करो। आजाद समाज पार्टी के हमारे भाई जो भी थे, वो जिनका बयान है मैंने नहीं सुना, आप बता रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उंगली उठाने वालों की उंगली का इलाज जनता कैसे करती है, बिहार की जनता ने बता दिया है। सिर्फ एक ही बात कही थी, चरमपंथी। और आपको पता है कि बिहार की जनता ने क्या बताया? बिहार की जनता ने बताया कि तुम इस लायक भी नहीं रहोगे जो मंच पर आकर ये बात बोल दोगे दोबारा। जबकि आपने देखा 2 दिन के बाद ही तेजस्वी यादव, हमारे बड़े भाई, उनकी जबान किसे लड़का रही थी, कह रहे थे ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब। अगर इतना सही तरीका चुनाव के दौरान ले आता तो आज ये हालात ना होते। और उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग हमें अछूता समझेंगे वो अपना सुपड़ा साफ समझे। उत्तर प्रदेश के अंदर रहा सवाल इस बात का, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बनेगी। और अगर गठबंधन की बात होगी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेटा और उत्तर प्रदेश का बेटा कम से कम डिप्टी सीएम बनेगा। उससे पहले हिस्सेदारी की कोई बात नहीं होगी। ये बात तो ओवैसी साहब ने भी बिहार के अंदर की कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल सही कही। और उसी ट्रैक पर हम आज भी है। सीमांचल का बेटा ही, जिस दिन मेजोरिटी में विधायक हमारे होंगे तो सीमांचल का बेटा इंशाल्लाह मुख्यमंत्री बनेगा। आज भी मुख्यमंत्री के रूप में ही काम कर रहे हैं वो 5 विधायक। अरे आपने देखा होगा, सल्यूट करो आप फरमान भाई, क्या कह रहे हो कि शायद इतना बड़ा हादसा हैदराबाद के लोग, हिंदुस्तान के लोग, वहां पर जब हरम शरीफ से मदीने का सफर हो रहा था तो रास्ते में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें कितनी जिंदगियां नील गई, कितने लोगों ने अपना देश और दुनिया दारे फानी हो गए। सभी साथी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। लेकिन आप ये देखिए कि वो सीमांचल का बेटा, वो बिहार का बेटा, वो हिंदुस्तान के बेटे ने सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर जिस कब्रिस्तान के लिए दुनिया तरसती है, उस कब्रिस्तान में उन साथियों का दफीना कराया। हैदराबाद के किसी विधानसभा के विधायक, किसी विधानसभा के विधायक नहीं, हमारे जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, जो हमारे विधायक है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, ये उनकी बात कर रहा हूं मैं। सऊदी अरब तो माजिद हुसैन गए। मैं माजिद हुसैन की तो बात कर रहा हूं भाई। माजिद हुसैन बिहार के विधायक है ना? नहीं, माजिद हुसैन तो हैदराबाद से है। नहीं, माजिद हुसैन तो हैदराबाद के विधायक है, लेकिन जो बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने उनसे बात की और बात करने के बाद में माजिद हुसैन साहब वहां पर तशरीफ ले गए और वहां जाने के बाद में उन्होंने सऊदी हुकूमत से अपनी बात को रखी और जब जाके उस कब्रिस्तान में दफीना हुआ, जिस कब्रिस्तान के लिए आप हरम तरसते कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को वहां तदफीन नसीब करे। मैं तो ये दुआ करूं आपके चैनल के माध्यम से, माजिद हुसैन साहब को सल्यूट करना चाहिए आज देश को कि आप ये देखें कि जन्नतुल बकी के अंदर दफीना होना और उनकी किस्मत और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही की हिम्मत कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाकर अपनी जो जायज मांगे थी उनको मंगवाया और जन्नतुल बकी के अंदर उनका दफीना कराया। ये कम बात नहीं है फरमान भाई, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही की बात है। यूपी के अंदर क्या उम्मीद जताई जा रहा है, कितनी सीटें आएंगी? यूपी के अंदर इंशाल्लाह हमारी जो है, आप ये समझो कि कम से कम अब की बार ज्यादा नहीं तो 250 सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्यों, क्या वो आपको क्या? लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने 200 पे जो है लड़ने का दावा किया है। ऐसा है, सुनो मेरी बात, आपको बताऊं, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 200 पर लड़ेंगे या 250 पर लड़ेंगे या 300 पर लड़ेंगे, लेकिन मेरी अपनी तमन्ना ये कि कम से कम 250 सीटों पर लड़ाया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो आदेश है वो सराखों पर है, लेकिन मेरी अपनी जो मंशा है कि कम से कम 250 सीटों पर लड़े और फुल मेजोरिटी से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने। क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता है जो जीत का दावा कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम विधायक बन जाएंगे 27 में, बिहार चुनाव के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी जो है, आपको याद होगा एक गाना याद आ रहा है, मुझे याद होगा, वो खलबली रे खलबली, क्या थे वो, कौन सी मूवी में शायद आया था, खलबली 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 मची हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक खामोशी सी छाई हुई है, खलबली मची हुई है, खामोशी छाई हुई है, आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो उठ चुका है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में पैर पसार चुका है
और अब हर सीट पर इंशाअल्लाह ताला जो बैरिस्टर साहब के चाहने वाले हैं, मुस्लिम समाज और खास करके सर समाज के लोग, हमारा नारा है जय भीम जय भीम। तुम देखना कि इंशाअल्लाह किस तरीके से तूफान मचेगा और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में हम आपको फिर बता रहे हैं, हमारे अपने खुद चिंटू हैं कुछ लोग, कुछ दलाल है जो कौम को बदनाम करने का काम करते हैं, जो बैरिस्टर साहब पे एलिगेशन लगाने का काम करते हैं। नहीं तो बैरिस्टर की तो दूसरे लोग भी माला जपते हैं, आपको पता होगा। जब पहलगाम का मसला चल रहा था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बॉर्डर पर खड़े होकर कह रहे थे कि अगर भाजपा वालों तुम्हारे बस की बात नहीं तो कुछ चंद घंटों के लिए गृह मंत्री मुझे बनाओ, फिर बताऊंगा कि पाकिस्तान को कहां पहुंचाता हूं। अरे हम तो चाहते हैं कि 1 मिनट से ये पहले बॉर्डर खत्म हो जाए और पाकिस्तान, अखंड भारत जो हमारा हिस्सा है, जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत की टाइल्स लग चुकी है, वो अखंड भारत यहां पर बने और पूरा भारत का जो हिस्सा है वो भारत के अंदर आ जाए, हम ही चाहते हैं। और इंशाल्लाह ये काम जल्दी होगा, आप देखना। ओवैसी के नेतृत्व में, ओवैसी साहब के नेतृत्व में होगा सारा काम, और किसी के बस की बात नहीं है। और किसी को तो गुर्दे फट जाके सोचने से भी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब ललकारे ना तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जावे। यू देखो कहां से कहां का मामला इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं कहां से। अरे जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उसी की जमीन उसके नीचे से खिसक गई है। और समाजवादी पार्टी के इतने बुरे दिन आने वाले हैं कि अच्छे दिनों के बारे में तो सोचना भी शायद दुश्वारी हो जाएगी उनके लिए। क्योंकि जो मुसलमानों का बेवकूफ लंबी पारी खेली है, बेवकूफ बनाया। और कुछ चंद चिंटू हमारे मुसलमान भाई कहते हैं अरे मुसलमान को टिकट मत दो, नहीं तो मुसलमान तो जीतने का ही नहीं। पिछली बार 2022 में आपने देखा एक भी मुसलमान को टिकट नहीं था मुजफ्फरनगर के अंदर। अरे हम आप दो या ना दो, लेकिन हम अपने लीडरों को हर सीट पर चुनाव लड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान भाई, आपने इतना समय हमारा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।